अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबान आवान और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे आईनी तरमीम के बाद अदलिया की तेज़ी से तब्दील होती हुई सूरत हाल की। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद समरी पर दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद वज़ारत क़ानून इंसाफ ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क में अदलिया के ढांचे पर एक नई बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान की अदलिया आलमी इंसाफ के इंडेक्स में 123वें नंबर पर है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि हमारे निज़ाम इंसाफ को तेज़ी, शफाफियत और इसके अलावा मौसरियत की सख्त ज़रूरत थी। बिल्कुल, अवामी तवक्कुआत भी यही हैं कि 27वीं तरमीम के नतीजे में इंसाफ के हसूल को आसान और मुकदमात के फैसले तेज़ होंगे। आईनी अदालत के क़याम का मकसद सुप्रीम कोर्ट पर मौजूद आईनी केसेस का दबाव कम करना है। माहिरीन के मुताबिक अगर आईनी मामलात एक अलहदा अदालत में निपटाए जाएं तो सुप्रीम कोर्ट आम और आम नोयत के मुकदमात पर तवज्जो दे सकेगी, जिससे अदालती बैकलॉग कम होगा और फैसलों की रफ्तार बेहतर हो सकेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 27वीं आईनी से इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के रास्ते का तयन हुआ। वावेला करने वालों का माजी जानता हूँ। जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया तो उस वक्त उनकी गैरत न जागी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर नवाज शरीफ की नाअहलियत तक ये सब इसी अदलिया ने किया। मजीद क्या गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि उस वक्त ये सब लोग कहाँ थे जब ये सब कुछ किया गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। बहुत शुक्रिया शाइख उस्मानी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं, वफाकी आईनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट पर केसेस का दबाव वाकई कम होगा, इससे आवाम को फ़ायदा पहुंचेगा, और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है और ये इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये था कि जब भी कोई लड़ाई झगड़े होते थे सियासतदानों में, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन में, तो ऑपोजिशन जो है भागती भागती कोर्ट जाती थी और तो उसके पास कोई चारा होता ही था। कोर्ट जाती थी और कोर्ट में पिटीशन फाइल करती थी और फिर वो चलता रहता था केस, कभी इधर कभी उधर कभी। तो ये इससे जो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का काम है, जो कि अपीलेट कोर्ट है, जो हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है पाकिस्तान की, जहाँ पे कि सारे केसेस की जो फाइनल फैसला वहाँ होता है, तो वो उसके पास तो टाइम ही नहीं होता इसका कि वो इन चीज़ों को देखे, अपनी चीज़ों को देखे। वो भी इसी चक्कर में लगी रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये खराबी है, वो खराबी है, ऐसी खराबी, और वो सब सियासतदान जो है अपने जो एडवांटेज लेने के लिए करते थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट उन्होंने ली है, बनाई है, मेरे ख्याल में ये तो एक बड़ा अच्छा स्टेप है। और मेरे ख्याल में जहाँ तक कि मुझे याद पड़ता है, जब ये इनका जो बेनज़ीर में और नवाज शरीफ में जो फैसला हुआ था आपस में, जो डेमोक्रेसी में जी, जो वो उसमें जो फैसला हुआ था उसमें यही हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। तो अब ये हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है मेरे ख्याल में। इसमें क्यों लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये बात है कि उसको किस तरीके से हैंडल करना है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सबऑर्डिनेट होगी सुप्रीम कोर्ट की, या क्या वो एग्जैक्टली उसी स्टेज पे होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट है? अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि ये क्या होगा। तो अगर तो एक ही कोर्ट रहेगी सुप्रीम कोर्ट और उसके अंडर ये काम करेगी, जैसे पहले था कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी तो उसमें तो यही था, लेकिन अब उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग से बना दी है। अब उसके क्या वजह थी? शाइख साहब, आप तो कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है और इसके अच्छे नताइज जो सामने आएंगे, लेकिन एतराज़ात भी अदालतों की तरफ से ही आ रहे हैं। कल हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के जो इस्तीफ़े जो हैं वो सामने आए। ना सिर्फ इस्तीफ़े सामने आए बल्कि एक पूरी चार्जशीट भी सामने आई। अब जस्टिस मंसूर ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो तमाम जजेस जो कि आईनी अदालत में शामिल होंगे उन पर अफसोस ही किया जा सकता है। तो उनकी इस बात से तो अब ये पूरा प्रोसेस, इसको कंट्रोवर्शियल करने की भरपूर कोशिश भी की गई है। जी, देखिए, हुआ ये था बदकिस्मती से कि पिछले 5-6 साल में जो एक किस्म की जो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान में जो लड़ाई झगड़े शुरू हुए इतने हद तक कि वो लड़ाई झगड़े जो है वहाँ से ओवरफिल हो करके वो जजेस में भी आ गए। अब हमने ये देखा, जो मैंने देखा था कि कुछ जजेस जो हैं वो एक पार्टी के हक में
कुछ जजेस जो है दूसरी पार्टी के हक में, तो ये चीज हो गई जो कि एक बड़ी नुकसानदेह और बुरी चीज थी। तो ये चीज हो गई। अब उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जजेस के अंदर अफरा तफरी है और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पहले जैसा नहीं है जहाँ पे जजेस कभी कोई अपने बयानात नहीं देते थे। तो अब इस एटमॉस्फेयर में तो ये तो होना है जो हुआ है। और ये जो इन्होंने जो 2 हज़रात इनके नाम लिए हैं, इनके मुतालिक बातें होती रहती थी कि ये फलां के फेवर में है, फलां के फेवर में है। और ख़ास तौर से जब से ये तहरीक इंसाफ आई, तो अब सबसे पहले बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट कभी भी नहीं पाकिस्तान में, ये जो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी जो डेवलप हुई, जिसमें कि जो डिवोशन एक इंडिविजुअल के लिए बजाय एक उनके अदारे के लिए है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि लोग जो हैं अपने ख्यालात के उनके चेंज होते रहते हैं और वो एक के हक में रहते हैं, दूसरे के हक में नहीं रहते। तो इस चीज़ की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और जो इन 2 हज़रात ने रिजाइन किया, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा फैसला किया है। अगर आप समझते हैं कि आप इस अदारे में नहीं रह सकते, जो नया अदारा बना जाता है, तो आप यकीनन रिजाइन करके चले जाएं, लेकिन क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन उनकी जानिब से जो गुफ्तगू की गई कि जब मैंने हलफ लिया था तो ये वो सारे मामलात नहीं हैं जो मुझसे हलफ में थे, और अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये अदलिया के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, इस तरह की बातें करना, आप क्या समझते हैं? साबिका और दूसरा तजर्बात की अगर हम बात करें तो उनकी रोशनी में आइनी तरमीम अदालती निज़ाम में क्या कामयाब साबित हुई है? आइनी तरमीम, अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट जो थी, जब वो नाफिज की गई थी, आपको याद होगा उसमें कितना शोर शराबा हुआ था, क्योंकि पहली दफ़ा फेडरल जो पावर्स थी फेडरेशन की, उसको चैलेंज किया गया था और प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर्स दी गई थी, जो कि पहले इस मुल्क में नहीं हुआ। ये मुल्क हमेशा एक फेडरल निज़ाम रहा है और लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो सेटल हो गए। अब वो सेटल हो गया तो ये हर एक चीज़, हर निज़ाम में चेंजेस जब आते हैं तो उसमें लोग नाराज भी होते हैं, खुश भी होते हैं, तो लेकिन वो बाद में सेटल हो जाते हैं और उसके लिहाज से काम करना चाहिए। जहाँ तक कि जजेस का काम है, जजेस का काम है जो आइन है उसको इन्फोर्स करना, बजाय इसके कि उस आइन को क्रिटिसाइज करें और कहें कि जी आपको इस किस्म का आइन बनाना ही नहीं चाहिए था। ये उनका काम नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस शाइख उस्मानी साहब, माहिर कानून, जो कि इस पर बात कर रहे थे। जी, बड़ी कल से हम देख रहे हैं कि 27वें आईनी तरमीम के हवाले से काफ़ी बातें भी हो रही हैं, और जिस तरह से जब ये पास हुई है उसके बाद अब वफाकी आईनी अदालत का क़याम भी अमल में लाया जा चुका है। उनके चीफ जस्टिस ने हलफ भी उठा लिया है, दीगर जजेस का भी हलफ उसमें हो चुका है, लेकिन एतराज़ात भी सियासी जमातों की जानिब से जो है वो सामने आ रहे हैं। और 2 इस्तीफ़े जिनका जिक्र भी हमने कर दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिर्ज़ा के, और कहा यह जा रहा है कि शायद अगले 36 से 48 घंटों में कुछ और इस्तीफ़े भी आ सकते हैं। बहरहाल इस पर हमारी गहरी नज़र आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक अहम संग मील उबूर कर लिया गया है। सेनेट ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में भी तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ मुल्क के दिफाई कवानीन में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल करके एक नया स्ट्रक्चर जो है वो तश्कील दिया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना, आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के खात्मे जैसे बड़े फैसले दिफाई निज़ाम को नए दौर में दाखिल कर रहे हैं। इन तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान की दिफाई कमांड को मुकम्मल तौर पर सेंट्रलाइज कर दिया गया है, ताकि किसी भी बैरूनी खतरे या दुश्मन की जारहियत के जवाब में फैसला साजी तेज और मौसर हो सके। तीनों मसल्ह अफवाज के एक्ट में 59 शिकों की मंजूरी के बाद दिफाई ढांचे में यह सबसे बड़ी अपग्रेडेशन सामने आई है। माहिरीन के मुताबिक एक मरबूत और मरकजी कमांड सिस्टम, जिनकी हालात में रिस्पांस टाइम कम होता है और फोर्सेस के दरमियान जो बातें होती हैं उस वक्त फैसला करना होता है, तो ये उसमें काम आएगी। दूसरी जानिब अदालती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज करने की समत भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि केसेस के बोझ में कमी और इंसाफ की रफ्तार में इजाफा हो सके। यूँ एक तरफ अदलिया में तकसीम इख्तियारात और दूसरी तरफ दिफाई ढांचे में इख्तियारात का मरकजियत की तरफ जाना रियासती निज़ाम में बड़ी स्ट्रक्चरल तब्दीली और इसकी निशानदही कर रहा है। सवाल इसमें यह है कि क्या ये नए फैसले पाकिस्तान को अंदरूनी इस्तेहकाम और बैरूनी खतरात के खिलाफ ज़्यादा मजबूत बना पाएंगे? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यही सवाल मैं दोहराऊंगी, आप क्या समझते हैं ये जो सब कुछ चेंजेस किए गए हैं, इससे मुल्क को और दीगर निज़ाम को क्या इससे फ़ायदा पहुंचेगा, मज़ीद मजबूती होगी हमारे मामलात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मुल्क में जब भी कोई निज़ाम तब्दील किया जाता है, किसी भी मुल्क के अंदर जो तरमीम आती हैं,
तो बेहतर के लिए ही होती है। उनके अंदर कोई ना कोई ज़हर है, वजूहात होती हैं जिसकी बुनियाद पे वो तरमीम की जा रही होती हैं। अब जिस तरीके से पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर जो बात की गई है, बुनियादी तौर पे जो लोग एतराज़ उठा रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए कि वो एतराज़ हैं क्या? क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का जो स्ट्रक्चर है वो मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम ना हो? क्या रिस्पॉन्स टाइम जो है, जो कि आज बहुत मैटर करता है, ज़ाहिर है ये तो स्प्लिट सेकंड के डिसीजंस हैं। अब आप देख लीजिए वाना के अंदर जो वाक़यात हुए, उसके अंदर जो डायरेक्टरेट जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और इसी तरीके से जो आर्मी चीफ सेक्रेटेरिएट था, वो पर्सनली उसको मॉनिटर कर रहा था। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही थी और इसी तरीके से जो हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड बनी, देखें जिस तरीके से हमारी मुख्तलिफ कोर्स बनी। पाकिस्तान में एक वक्त था जब कोस्ट गार्ड वगैरह को ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन अब कोस्ट गार्ड एक बहुत अहमियत इख्तियार कर गई। इसी तरीके से रेंजर्स और एफसी जो थे, वो पहले एक बहुत ही ऐसा समझा जाता था कि जी ये तो बिल्कुल एक फारिग पोस्टिंग है, लेकिन अब वो प्राइज पोस्टिंग समझी जाती है। उसकी वजह यह है कि ये चैलेंजेस जो हैं वक्त के साथ साथ तब्दील हुए हैं। इसी तरीके से जो हमारे लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हैं, इसी तरीके से मिसाइल कमांड है, हमने रॉकेट कमांड बनाई और हमने साथ ही साथ जो है इससे पहले एक कोर का दर्जा दिया आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को। तो ये तमाम ज़रूरियात थी। अब जब क्योंकि एक जंग का तब्दीली आई है, जंग के जो नॉर्म्स हैं वो तब्दील हुए हैं और दुनिया जो है वो मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी शिफ्ट के ऊपर जा रही है। अभी आपने चाइना की परेड देखी 3 सितंबर को, तो उसके अंदर आपने देखा कि मल्टीपल कमांड्स थी। हमारे जो जहां तक आर्टिलरी तोपखाने का ताल्लुक है वो अपनी जगह, लेकिन अब जो मिसाइल कमांड आई है जिसके अंदर जो है आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन शामिल है, जिसके अंदर आपके दीगर जो आपके, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ब्लेस्ड विद कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल जो हमारे पास मेथडोलॉजी है वो हमारे पास मौजूद है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जो कि जिसके अंदर चेन ऑफ कमांड बड़ी मजबूत हो और जो क्विक डिसीजन जो है वो ले सके, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान जो है उसके नीचे तमाम स्ट्रेटेजिक फोर्सेस आती हैं। इस वजह से इसके ओहदे को जो है वो एलिवेट करना ज़रूरत का एक वक्त का तकाजा था और इसी वजह से जो है वो कमांडर डिफेंस फोर्सेस का तैनाती जो है उसका प्रोसेस शुरू किया गया। ये पहली बात ये है कि ये कोई अभी का अमल नहीं है, ये जनरल बाजवा साहब के दौर के अंदर जब बिल्कुल उनकी रिटायरमेंट करीब थी तो उस टाइम पे इस प्रोसेस के ऊपर बातचीत शुरू हो चुकी थी और ये मॉडल जो है इंडिया में भी मौजूद है। कमांडर डिफेंस सर्विसेज कहा जाता है, सीडीएस, और आपको याद है जनरल बिपिन रावत जो थे वो उनके पहले सीडीएस थे और उसके बाद अब जनरल अनिल चौहान मौजूद है और ये दोनों भी आर्मी से ताल्लुक है, इनका एयरफोर्स या नेवी से ताल्लुक नहीं है। इसलिए जो कमांडर डिफेंस फोर्सेज है उनका काम यह है कि मामलात को जो एक मेरे ख्याल में जिसके अंदर कहीं ना कहीं डिलेज आ जाते थे, टेक्निकल इश्यूज आ जाते थे, तो उस कमांड अथॉरिटी को मजबूत करने के लिए इस ओहदे को जो है वो बनाया गया, जिसका जो इतलाक है वो 27 नवंबर से शुरू होगा और ये 2030 27 नवंबर तक जो है 26 नवंबर तक जाएगा। अब फील्ड मार्शल जो है वो 5 स्टार में है, ये भी एक रियलिटी है। अब अगर आप अमेरिकन फोर्सेस को देखें तो अमेरिकन फोर्सेस के इस टाइम पे तकरीबन 37 4 स्टार जनरल्स वहां मौजूद हैं, क्योंकि उनकी एक वसी जो कमांड सिस्टम है। अब पाकिस्तान में जाहिर है ये अब आपने देखा कि सिर्फ ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस नहीं रही, बल्कि इसके अंदर क्योंकि अब हमारे पास मुख्तलिफ मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स टाइप के जो टेक्नोलॉजी है वो भी आ रही है और पाकिस्तान ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है इंडिजिनस सतह के ऊपर जो है वो बनाई है और अब ये देखा जा रहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर। इसलिए क्लॉजवेट्स की जो बुनियादी थ्योरीज थी अब जाहिर है उसके अंदर अमेंडमेंट्स की जरूरत है। इसलिए मेरे ख्याल में ये एक कमांड स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होगा और पाकिस्तान सिर्फ आर्मी के लिए नहीं बल्कि एयरफोर्स और नेवी के लिए भी इसका इतलाक हो चुका है। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, ये आपने बड़े अहम नुकात आपने उठाए हैं। फिलहाल के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी बता रहे थे कि बहुत से शहरबानो बहुत से दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये दिफाई स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, जैसे कि हमसाया मुल्क भारत की भी उन्होंने बात की है कि पहले बिपिन चौहान थे, फिर
अनिल चौहान जो है, बिपिन रावत थे, फिर अनिल चौहान जो है इस वक्त उनके CDF हैं और पाकिस्तान में भी ये ओहदा जो है वो अब बना है और सेंट्रलाइज हो जाएगा जी। इससे तीनों जो अफवाज हैं वो इसमें हम देखेंगे कि बड़ा क्विक रिस्पॉन्स होगा और दुश्मन को परेशान होने वाली बात है कि और मज़ीद सख्त जो और मज़ीद तेज़ी से रिस्पॉन्स जो है वहाँ पहुँचेगा और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मज़ीद कामयाबियाँ भी समेटेगा। आगे बढ़ लेते हैं जी और नाज़रीन आज़ाद कश्मीर की अब कुछ बात कर लेते हैं। आपको पता है कि वहाँ पर अदम एतमाद के हवाले से काफ़ी बात भी चल रही थी, अब सियासी हलचल वहाँ पर फिर शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से हम आपको बताएं कि उनकी वज़ारत उज़्मा के लिए अब फैसला किया है। फैसल मुमताज़ राठौर को उम्मीदवार जो है उन्होंने नामजद किया है और फौरी तौर पर वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली में पेश कर दी गई। बिल्कुल, और कहा गया कि अगर तहरीक कामयाब हुई तो फैसल राठौर नए वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैसल राठौर पढ़े लिखे शख्स हैं, नौजवान और तजुर्बाकार रहनुमा हैं और उनका पहले भी तजुर्बा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर आज़ाद कश्मीर असम्बली सरदार जावेद यकूब साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। क्या समझते हैं आप, पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद किया गया है फैसल राठौर साहब को, तो आप क्या समझते हैं ये फैसला दुरुस्त है? और कहा गया है कि वो तजुर्बाकार है, जबकि हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जब पहले दो मुख्तलिफ नाम दिए गए लेकिन आज अचानक ये एक नया नाम सामने आया। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये है कि कोई भी मेंबर असम्बली जो मेंबर असम्बली बनता है उसको ये इस्तेकाक हासिल होता है कि वो वज़ीर आज़म बने, ये वज़ीर बने। अच्छा देखिए, वो जब सियासी जमातों में फैसले जो होते हैं वो इत्तेफाक दानिश उसमें ज़ेर कार लाई जाती है। पीपल्स पार्टी मुशावरत पे यकीन रखती है। हमारी लीडरशिप ने बड़ी तवील मुशावरत के बाद ये डिसीजन लिया है। फैसल राठौर एक नौजवान और तजर्बाकार भी हैं और फिर इनके वालिद भी पहले 91 में रह चुके हैं, तो इस एतबार से आप ये कह सकते हैं कि वो, और फिर ये वक्त भी बड़ा मुख्तर है, 8 महीने की ये सारी हुकूमत होगी, तो इसमें कोई एनर्जेटिक और जवान आदमी उससे ज्यादा तवक्का रखी जा सकती है कि वो मेहनत दिन रात करेगा और वो जो कश्मीर के लोगों के, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल हैं, जो उनके मसाइल हैं, जो उनकी तकालीफ है, उसके लिए वो बेहतर अंदाज में दिन रात काम करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इंतखाब है पीपल्स पार्टी का। लेकिन जावेद साहब, ये जो फैसल राठौर साहब हैं, ये तो आपको पता है कि एक्शन कमेटी के साथ जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो ये मुज़ाकराती वफ्त में भी शामिल रहे हैं, तो इन्होंने खुद बैठ के उनके साथ डील की है। तो जो उनसे मुज़ाकरात कामयाब हुए थे, जैसे कि मुहाजिरीन की सीटों से मुताल्लिक है, क्या वो इस पोजीशन में हैं कि वो वादे जो है वो पूरे कर सकें इन 8 महीनों के अंदर? जरूर इंशाल्लाह। वो जो एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात हुए, हुकूमती जो टीम थी उसकी ये लीड कर रहे थे फैसल राठौर। बड़े तवील मुज़ाकरात इनके होते रहे और फिर जो आखिरी माहिदा हुआ उसमें भी ये मौजूद थे। उसमें फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल के हमारे रहनुमा वो भी शामिल थे। और इंशाल्लाह जो मामलात तय हुए हैं उसमें जो गवर्नमेंट पाकिस्तान से मुतल्लिक़ है उन्होंने भी इंश्योरेंस दी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कि वो फौरन उनको हल करेंगे। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक़ जो कानून साजी के मामलात हैं वो पीपल्स पार्टी क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल है और इस पे नून लीग भी हमारे साथ खड़ी है। तो इंशाल्लाह जो कानून साजी के जरिए जो तयशुदा मामलात हैं उसको भी जो है ना वो हल किया जाएगा। तो सरदार साहब, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बताइएगा, वो जमा करवा दी गई है? आज भी हमने 2:20 पे तहरीक अदम एतमाद जमा की। उससे पहले हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट चौधरी यासीन आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि हमारे जो कैंडिडेट हैं फैसल मुमताज़ राठौर होंगे। तो उसके बाद फिर 2:20 पे हमने तहरीक असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। तो सरदार साहब, हमने देखा कि पहले मीडिया में जो 2 नाम सामने आए थे पीपल्स पार्टी की जानिब से वो मुख्तलिफ थे, अब फैसल राठौर का नाम सामने आया, इसकी क्या वजह है? ये फैसला क्यों तब्दील हुआ? फैसला तब्दील नहीं हुआ, फैसला तो तब्दील हुआ ही नहीं, क्योंकि पहले तो फैसला किया ही नहीं गया। अब देखिए ना, अब जिस तरह वनडे की टीम और होती है, टेस्ट की और होती है, तो इस तरह ये वनडे मैच है हमारा 8 महीनों का। तो इसके लिए तो पार्टी की जो लीडरशिप है उनके पेश नजर यही हुआ होगा कि नौजवान आदमी को किसी को मौका दे ताकि वो इन 8 महीनों में मामला बेहतर कर सके। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरदार जावेद अयूब।
صاحب جو کہ آزاد کشمیر اسمبلی ہیں, اور وہ بتا رہے تھے کہ جی فیصلہ ہوتا ہے کہ ون ڈے ٹیم میں کسے کھلانا ہے اور ٹیسٹ میں کسے کھلانا ہے, لیکن اصل کے اندر کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو دو جن کے نام سامنے آ رہے تھے ان کے درمیان آپس میں چیز کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے, اور اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا کہ اینٹی پارٹی تھے. تو انہوں نے کہا جی اگر آپ 3 ان کو موقع دیے گئے, ان 3 موقعوں میں جب فیصلہ نہیں ہو سکا, قیادت نے کہا کسی نے ٹھیک ہے اب آپ فیصلہ نہیں کر پاتے تو پھر ہم ایک نیا بندہ لے آتے ہیں. لیکن فیصل راٹھور صاحب جو ہیں ان کی کافی وہاں پہ اسٹینڈنگ ہے, اور یہ آپ کو پتہ ہے ایکشن کمیٹی کے اتنے جو احتجاج ہوا تھا اس کو ٹھنڈا کرنے میں, ان کے ساتھ معاملات طے کرنے میں ان کا بڑا رول تھا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 8 مہینے جو ہے نا آزاد کشمیر کے اچھے گزریں گے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں چوتھے وزیر اعظم جو ہیں وہ آزاد کشمیر کیا ہے. بہت شکریہ جی, ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سرمایہ کاری کے شعبے میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نے ایک اور بڑی پیش رفت کرتے ہوئے معدنیات کے میدان میں انقلاب کی بنیاد رکھتی ہے. بلوچستان میں معدنیات کی جدید بنیادوں پر پروسیسنگ کے لیے پاک چین مشترکہ منصوبے کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا. سی پیک فریم ورک کے تحت چینی کمپنی نے پاکستان کے لیے یہ جو کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور دونوں کے درمیان معاہدہ طے ہو چکا ہے. اور جس کے بعد صوبے میں معدنی وسائل کی جدید ٹیکنالوجی سے پروسیسنگ اور ویلیو ایڈیشن ممکن ہو سکے گی. حکومتی حکام کے مطابق SIFC کی سہولت کاری سے منصوبہ نہ صرف بلوچستان بلکہ پوری ملکی معیشت کے لیے گیم چینجر جو ہے وہ ثابت ہوگا. بلوچستان کو بے شمار قیمتی معدنیات سے مالا مال کیا ہے. سونا ہے, تانبا, اس کے ساتھ ساتھ سیسا, زنک اور کوئلے سمیت درجنوں اہم ذخائر جو ہیں صوبے کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں. چاقی میں اگر بات کی جائے تو ریکوڈک دنیا کے 5 بڑے سونے اور تانبے کے ذخائر میں شمار ہوتا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق ڈائریکٹر جنرل مائنز اینڈ منرلز پنجاب ہدایت اللہ نیازی صاحب نے. بہت شکریہ ہدایت صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. پاک چین مشترکہ منصوبے سے بلوچستان میں معدنیات کی جو پروسیسنگ میں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں جدید تبدیلیاں اس میں لائی جا رہی ہیں, اس سے کیا فوائد ہوں گے مزید؟ جی بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی چائنا نے جہاں پہ کام کیا ہے لیکن اس میں ہمیں کوئی خاطر خواہ پیدا نہیں ہوا, کیونکہ وہ اس کی پروسیسنگ جو ہے وہ اپنے ملک میں کرتے تھے. میرا تو یہ ہے ویو کہ یہ پروسیسنگ اس کی جہاں پاکستان میں ہی ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر جو ہے ریئلٹی کا صحیح طریقے سے جج کیا جائے کہ جو ریئلٹی ہے وہ پہلے پروسیسنگ سے پہلے جو بھی ایکسکیویشن ہو اس سے فائدہ اٹھایا جائے, اور وہ ریئلٹی کی رقم جو ہے وہ صوبائی حکومت کے اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے. اچھا نیازی صاحب یہ بتائیے گا, جیسے کہ ابھی ہم بتا بھی رہے ہیں کہ بہت زیادہ معدنیات جو ہیں بلوچستان میں اس وقت موجود ہیں اور سونے کی بھی بہت زیادہ ہیں, اور ایک اندازے کے مطابق 2 خرب ڈالر سے زائد کی جو معدنیات ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. تو اگر یہ معاہدہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور اس سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں تو پاکستانی معیشت میں کس حد تک یہ کنٹریبیوٹ کرے گا؟ بالکل, یہ نیچرل ریسورسز جو ہیں یہ کسی بھی ملک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہے, اور ہمارے ہاں یہ جو گولڈ یا باقی جتنی بھی منرل بلوچستان میں پائی جاتی ہیں وہ ریئر منرل بہت زیادہ ہیں. کرومائٹ ہے, اس کے علاوہ کاپر ہے, گولڈ ہے, سلور ہے, اور باقی جتنے بھی ٹیکنیکل طریقے سے ان کے اوپر اگر کام کیا جائے اور صحیح طریقے سے انویسٹمنٹ ہو تو میرا خیال ہے پاکستان کی معیشت پہ بہت ہی بہتر اور اچھا اثر ہوگا. صحیح. اچھا ہدایت اللہ صاحب, اس منصوبے میں شفافیت کے لیے یا اس کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہمیں کن کن اقدامات کرنے کی مزید ضرورت ہے؟ کس طرح سے ہم اس کو مزید اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور زیادہ زر مبادلہ کما سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کی ریئلٹی فکس ہونی چاہیے. جو بھی یہ ایکسکیویشن ہو ایٹ دی سائٹ تو اس کے اوپر باقاعدہ ریئلٹی ہو پالٹان کے حساب سے. اس کے بعد پھر جو پروسیسنگ ہو وہ بھی پاکستان میں ہو اور اس کی باقاعدہ نگرانی کی جائے, اور اس کے لیے باقاعدہ کوئی رولز اور پروونشل حکومت جو ہے وہ ایسے رول بنائے جن کے اوپر اچھے طریقے سے اس کی نگرانی کی جا سکے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا ہدایت اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ
मौजूद थे। और पाकिस्तान तो वैसे ही मादनियात से माला माल मुल्क है, और अभी जो माहिदे हुए हैं खासतौर पर बलूचिस्तान में, तो उसका बड़ा फ़ायदा हमें होगा। और आपको पता है कि हम इतने सालों से हम कहते हैं IMF का कर्जा $5-6 अरब के लिए हम उनसे डीलें करते हैं, अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है अगर इसको बिल्कुल, और इसको अगर मटेरियलाइज कर लिया जाए तो पाकिस्तान की मईशत में ये बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी चीज़। और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान का जो बहुत, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है और वो एरिया भी किसी हद तक जो है वो सिक्योर हो जाएगा, तो स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो उसके लिए भी काफ़ी अहम है। जी, अब आगे बढ़ते हैं शहबानो हम प्रोग्राम में, और नाज़रीन अब कुछ बात कर लेते हैं हम शुगर या ज़ियाबितस की, तो जो कि ख़तरनाक हद तक इस वक्त फैल चुका है, और आलमी इदारों ने इस वबा की तेज़ी पर गहरी तशवीश का इजहार भी कर दिया है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त दुनिया में ज़ियाबितस के मरीज़ों की तादाद 54 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि सालाना 34 लाख अमवात इस बीमारी से मुंसलिक हैं। आपको बताएंगे कि इस बीमारी से मुंसलिक पेचीदगियों की वजह से रिपोर्ट ये सामने आई है कि 14 नवंबर को मनाया जाने वाला आलमी यौम ज़ियाबितस इसी बढ़ते हुए ख़तरे से आगाही का दिन है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जुनेद डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में अगर हम बात करें इसके ज़ियाबितस की, तो इसकी शरह 31% तक पहुंच चुकी है। आप क्या समझते हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं, और अगर किसी इंसान को नहीं पता कि वो इस वक्त इस बीमारी से मुब्तला है तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे वो इसका अंदाज़ा लगा सकता है? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले इस चीज़ से कि जब पूरी दुनिया के अंदर कोविड आया तो हम लोग बहुत अलर्ट हो गए कि ये कोविड है, पेंडेमिक हो गया, एंडेमिक हो गया या एपिडेमिक हो गया, तो हम उस चीज़ को लेके बड़े परेशान हुए। हमने उसके सद्दबाब करने के लिए कोशिश की। तो पिछले कई डेकेड से जो डायबिटीज़ है ये पूरी दुनिया के अंदर इस तरह फैली हुई है पेंडेमिक की फॉर्म में, और लाखों लोग इस चीज़ की वजह से अपनी मौत का शिकार भी होते हैं। पाकिस्तान के अंदर खुसूसन बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी तबका या कोई भी उम्र, एज लिमिट ऐसी नहीं है जिसके अंदर इस बीमारी ने अपने पंजे ना गाड़े हों। जो बच्चे हैं उनके अंदर भी, जो मिडिल एज लोग हैं उनके अंदर भी, और जो बड़े लोग हैं जो 50 क्रॉस कर जाते हैं ख़ास तौर पर, उन लोगों के अंदर तो ये बीमारी 90% तक मौजूद हो सकती है। सबसे पहली जो इसकी वजह है वो है मोटापा, जिसको ओबेसिटी बोलते हैं। जी। उसकी वजह से क्या होता है, जब एक बंदा ओवरवेट हो जाता है उसकी वजह से आपकी अंदर बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होती है वो काम करना छोड़ देती है। तो इसकी जो बुनियादी वजह है वो, आप अगर पीछे की तरफ जाते हैं, कि वो आपकी फूड है। अगर यंग लोग जो डायबिटीज़ में मुब्तला हो रहे हैं वो जंक फूड का इस्तेमाल बेतहाशा करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, उनको अपनी कैलोरीज इंटेक का इल्म ही नहीं होता कि हम, फॉर एग्जांपल आपने 3000 कैलोरीज ले ली तो उनको बर्न कैसे करना है। वो अगर आप बर्न नहीं करते हैं वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होती है। जब बॉडी में डिपॉजिट फैट होती है, फैट इंक्रीज करती है, तो आपकी इंसुलिन के काम करने में दुश्वारी पेश आती है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो डायबिटीज़ के ख़तरे आते हैं। तो उसमें आप नाजरीन के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी बंदा जो कि 15 से लेकर 35 एज के दरमियान, अगर उसको प्यास बेतहाशा लग रही है, आम लोगों से ज़्यादा प्यास लगती है, या उसको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, आम जो घर के फैमिली मेम्बर हैं उनकी निस्बत उसको भूख ज़्यादा लग रही है, उसके पाँव जलते हैं, नज़र कमज़ोर हो रही है, ये वो चीदा अलामात हैं। अलामात तो बेतहाशा हैं, लेकिन ये 4 वो अलामात हैं जो कि शुरू में अगर आप पिक कर लें तो आप, और खुदा मैं यहाँ पे अपनी बात को इंटरप्ट करके कह रहा हूँ, आप खुद घर में शुगर चेक ना करें, आप किसी डॉक्टर, किसी मुआलिज के पास जाएं। वो अगर आपकी, जी, कुछ लोग जो हैं वो आजकल शुगर को कम करने के लिए या मोटापे को कम करने के लिए ओज़ेम्पिक इस्तेमाल कर रहे हैं, मोजाडो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ठीक है? ओज़ेम्पिक जो है वो बेसिकली FDA से अप्रूव्ड ड्रग है फॉर वेट रिडक्शन। उसको भी अब देखें, अगर ये हो क्या रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारा अलमिया ये है कि हम किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं, हम उसके इल्लीगल लीगल यूज़ के अलावा उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह कोविड के अंदर हम लोगों ने क्लोरोक्वीन को यूज़ करना शुरू कर दिया, हालांकि उसके FDA ने उसकी कुछ और इंडिकेशन कहीं हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। कुछ लोग हैं जो हाइपरटेंसिव होते हैं वो डिस्प्रिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो, उनका ट्रेंड बढ़ने में नज़र आ रहा है कि वो ओज़ेम्पिक का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर। तो ये जानलेवा भी हो सकता है। मैं आपके इल्म के लिए बताना चाहता हूं कि ओज़ेम्पिक एक कंट्रोल ड्रग है। अगर इसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपनी बिनाई भी खोई है, जो कि इसके साइड इफेक्ट्स में आता है। रिपोर्ट सामने आई जी। तो इसमें देखें, अगर हम किसी का वेट रिड्यूस करवाना चाहते हैं तो पहले वो मुआलिज के पास आता है, मुआलिज उसकी सारी साइन एंड सिम्टम्स को देखता है, उसकी
باڈی میس انڈیکس نکالتا ہے، اس کے لحاظ سے کتنی ڈوز ایڈجسٹ کرنی ہے، کتنے ویک لینی ہے، کیسے ٹیپر کرنا ہے، کتنی لانگ ٹرم جانا ہے، وہ سارے معالج اس کو گائیڈ کرتے ہیں. اگر تو نو ڈاؤٹ اوزیمپک کے بہت سے فائدے ہیں، اس کے اندر آپ کا سیماگلوٹائڈ جو کہ میڈیکلی اگر میں بالکل سادہ الفاظ میں بات کر رہا ہوں، GLP-1 ایگونسٹ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کے اندر بھوک کو کم کرتے ہیں. جب آپ کی بھوک کم ہوتی ہے اوبویسلی آپ ویٹ کم کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے ویٹ کی بات کی ہے، ساتھ میں فوڈ کی بھی آپ نے بات کی ہے، تو جو شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں نا، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے روٹی نہیں کھانی، آپ نے چاول نہیں کھانے، آپ نے چینی نہیں کھانی، آپ نے گڑ نہیں کھانا، اور بہت سی چیزیں ان سے جو منع کر دی جاتی ہیں. تو وہ آسان سا سوال پوچھتے ہیں پھر ہم نے کھانا کیا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کون کون سی ایسی ڈائٹ میں چیزیں ہیں جو کہ وہ کھا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ ایک بنیادی سوال ہے جو کہ ہر ڈائبٹیز کا پیشنٹ جب بھی کلینک میں انٹر ہوتا ہے وہ ہم سے یہ سوال کرتا ہے. اس میں اب جو میں کیا کرتا ہوں، اگر ہم اپنے پیشنٹس کو اس کی ڈائبٹیز کو بیس لائن پہ لے کے آتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ نے 190 سے 110 کے درمیان شوگر رکھنی ہے تو ہم اس کی 95 100 کے درمیان رکھتے ہیں. پھر ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کچھ چیزیں ڈائٹ پلان کے مطابق کھا سکتے ہیں. اگر اس کی شوگر آلریڈی 170 80 یا 200 یا اس سے ابو رہے گی تو پھر اس کو میٹھی ہر چیز دنیا کی بند ہے، چاہے وہ روٹی چپاتی کوئی بھی چیز ہوگی. تو اس میں اب مین چیز یہ ہے کہ ہم جب بھی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ہم ان کو ڈائٹ پلان دیتے ہیں کہ آپ کی شوگر اگر اتنی ہے آپ کیا لے سکتے ہیں. ایک فروٹ ہم روز کا الاؤ کرتے ہیں اگر شوگر کنٹرولڈ ہے. تو اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی شوگر لیول پہ. اگر شوگر لیول ویل کنٹرولڈ ہے تو عام لوگوں کی طرح آپ کھا سکتے ہیں، اگر کنٹرولڈ نہیں ہے تو اوبویسلی اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے دیکھا کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ بزرگ لوگ جو ہے نا ان کے حوالے سے سنا جاتا تھا کہ وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، لیکن اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ہم ان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بھی پیچز لگائے جاتے ہیں ان کی شوگر کو نارمل رکھنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ بیسیکلی جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، چیزیں لوگوں کے سامنے زیادہ آ رہی ہیں. حالانکہ یہ چیزیں پرانی ہیں، یہ میڈیکلی دیکھا جائے تو یہ ڈائبٹیز جو ہے عام لوگوں میں بچوں میں بھی ہوتی تھی، لیکن شرح بڑی ہے. یہ ہم اس چیز پہ زیادہ آج کل زور دے رہے ہیں کہ جو پہلے شرح تھی، جو پرسنٹیج بچوں میں یا باقی لوگوں میں تھی، وہ آج کل بڑی ہے. اس کا ایک سب سے امپورٹنٹ جو لنک ہے وہ ڈپریشن کا بھی ہے. ڈپریشن جب کسی انسان کو ہوتا ہے، وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے، تو باڈی کے اندر اسٹیرائڈ جن کو ایک ہارمون کورٹیسول ریلیز ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ کی باڈی کے اندر اوبویسلی یہ ایک متھ ہے، ایک بات کامن سی ہے کہ اسٹیرائڈ سے آپ کی شوگر بڑھتی ہے. تو اسی طرح جب انٹرنل اسٹیرائڈ بڑھتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے تو آپ کی شوگر لیول بھی بڑھتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جیسٹیشنل ڈائبٹیز کی بات کوئی بھی نہیں کرتا ہے کہ ہم لوگ جو حاملہ خواتین ہیں جی وہ ڈیورنگ پریگنینسی کچھ ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. وہ کیا سوچتی ہیں کہ شاید یہ جیسے حمل ختم ہوگا تو یہ ڈائبٹیز بھی ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. یہ ڈائبٹیز پرولونگ چلتی ہے، ان کو بعد میں فالو پہ رہنا پڑتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ، اپنے معالج کے ساتھ. اگر وہ مشورہ نہیں کریں گی تو اسی طرح پہ چیزیں میں جا سکتی ہیں. فالو اپ کرنا چاہیے اوور آل. بہت شکریہ ڈاکٹر جنید ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس سارے معاملے پر گفتگو کر رہے تھے. ہیلتھ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خود سے کوئی چیزیں نہ کریں، دوائیاں گھر سے نہ لیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور وہ آپ کو بتائے کہ اب کیا کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. ملک میں ڈیزل کی دستیابی میں کمی سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے. کویت کی ریفائنری کے بند ہونے سے سپلائی متاثر ہوئی ہے اور ڈیزل نایاب ہو گیا ہے. پیٹرول پمپ ڈیزل ایسوسی ایشن نے اوگرا کو ہنگامی خط لکھ کر کہا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں مصنوعی قلت پیدا کر رہی ہیں اور فوری اقدامات نہ کیے گئے تو ملک میں ڈیزل کا بحران پیدا ہو سکتا ہے. اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی سیکرٹری پیٹرولیم ڈاکٹر گل فراز صاحب نے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ملک میں ڈیزل کی قلت کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور کیا آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جان بوجھ کر یہ قلت پیدا کر رہی ہیں؟ جی عموماً آئل مارکیٹنگ کمپنیاں خود تو نہیں قلت پیدا کرتی. اگر کوئی قلت ان کو نظر آ رہی ہے تو اس کا فائدہ ضرور اٹھا سکتی ہیں. اور یہ چونکہ پروڈکٹ جو ہے وہ اتنی آسانی سے مل نہیں سکتا، کیونکہ جتنی بھی ڈیزل کی مارکیٹنگ ہوتی ہے پوری دنیا میں وہ کمیٹڈ ہوتی ہے کہاں جانا ہے ڈیزل نے کہاں کا. میرے خیال میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا کراس دی بارڈر تو نہیں کوئی لیکیج ہو رہی، خاص کر اگر ہمارے بارڈر کھلے ہیں افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ، تو ایران سے تو صرف تو ابھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت اس پر کیا کرتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عوام کے لیے ایک نیا مہنگائی کا جو دھماکہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے
یہ چیزوں کو کنٹرول اسی لیے کیا جاتا ہے کہ پیچھے سے ریٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے پہلے سے ذخیرہ کیا ہوتا ہے اور بعد میں عوام کو انہوں نے وہی پیٹرول یا ڈیزل جو ہے وہ مہنگے ریٹس پر دینا ہوتا ہے. تو عوام کے لیے تو یہ خطرے کی بات ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ عوام کے لیے ہر آئے روز نئی سے نئی خبر جو ہے عوام کے لیے پہلے بھی پرابلم ہے, جب یہ نہیں ملے گا سپلائی چین متاثر ہو جائے گی تو عوام کو نہیں ملے گا, عوام تب بھی مشکل میں, اور صنعتیں بہت متاثر ہوں گی اس سے ہمارے ملک کی, اور دیگر جو نظام ہیں وہ پیٹرول اور ڈیزل سے چلتے ہیں. اگر ہم ایک چیز نوٹس کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی لینے جاتے ہیں نا, اور اس میں جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں اتنی مہنگائی ہوئی ہے, تو ان کا رپلائی آگے سے آتا ہے, جو بیچنے والے جو بھی لوگ ہوتے ہیں دکاندار, وہ کہتے ہیں جی پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹس بڑھ چکے ہیں. تو اس کے نقصانات جو ہیں یہ اوور آل ہر چیز پہ پڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو کہیے گا کہ یہ کویت کی ریفائنری کے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بند ہونے جا رہی ہے, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں, سپلائی سے پاکستان میں مزید کوئی مشکلات پیدا ہوں گی اس ساری صورتحال میں؟ پاکستان بڑے عرصے سے اشروں سے کویت کے اوپر بہت ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے, ان کی ریفائنریز کے اوپر, اور اگر ان کی ریفائنری سے پروڈکٹ ہمیں ملنے میں کمی آ رہی ہے اور ڈفیکلٹی آ رہی ہے تو اس کے اثرات پاکستان میں بہت سخت ہوں گے. اس لیے بہت ضروری چیز یہ ہے کہ حکومت اپنے پرویکٹو کوشش کرے اور اس کو ایک لحاظ سے کنٹرول کرے, اور جو ڈیزل کے آؤٹ لیٹس ہیں اس میں ڈیزل کی جو فروخت ہے اس کو کنٹرول کرے. یہ نہ ہو کہ لوگ مزید 2-3 جگہ پر یہ ہولڈنگ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آؤٹ لیٹس کے اوپر لوگ ڈیزل کو آگے سیل نہیں کریں گے تو وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے, اور ایک یہ ہے کہ جو ہمارے بارڈرز ہیں اگر ان کو بھی پتا چلے گا کہ جب یہاں پر اس پروڈکٹ کی کمی ہے اور وہ پاکستان کو ایک لحاظ سے پریشان کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں, اور اس کی پرائسز کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے, اور جو مقدار ہے ڈیزل کی جیسے وہ سیل کرتے ہیں اس کو بھی کنٹرول چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر گلفراز, جو کہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ اس متبادل ذرائع سے کس طرح سے ہم اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں. لاہور چیرنگ کراس پر پنجاب بھر سے آئے ہوئے بساط سے محروم افراد کا دھرنا آج 5ویں روز میں داخل ہو گیا ہے. ان خصوصی افراد کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ہمیں ڈیلی ویجز پر ملازمتیں دیتی ہے جو کہ عارضی بنیادوں پر ہوتی ہیں, ہمیں مستقل بنیادوں پر نوکری دی جائے. اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لیں. اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ شہما عالم خان سے. شہما, کہیے گا اس ساری صورتحال کے حوالے سے. عجیب, میں اس وقت موجود ہوں لاہور میں مال روڈ پر. میرے عقب میں یہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو یہ پنجاب اسمبلی کے باہر میں موجود ہوں, جہاں پر اس وقت پنجاب بھر سے آئے ہوئے نابینا افراد, اسپیشل پرسنز جو ہے, ان کا احتجاج آج چوتھے روز میں جاری ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ہمیں حکومت نے ہم سے وعدے وعید جو کیے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے, ہمیں نوکریاں نہیں دی گئیں, اور جن لوگوں کو ڈیلی ویجز پہ حکومت نے نوکریاں دی بھی تھی ان کو نوکریوں سے یا تو نکال دیا گیا ہے یا پھر انہیں تنخواہیں دینا بند کر دی گئے ہیں. یہ بتانا چاہیے کہ آخر حکومت کی کون سی پرسنالٹی ان کے ساتھ وعدہ کرے تو پھر یہ اپنا احتجاج کو ختم کریں گے. اچھا, یہاں پر یہ جو آپ لوگوں نے یا آپ کی یہ جو کولیگز یا کمپینینز ہیں انہوں نے یہ پروٹیسٹ شروع کیا ہوا ہے, تھوڑی سی اس کی ذرا ڈیٹیل ہمیں اپنے الفاظ میں بتائیں. ہمارا جو یہ پروٹیسٹ ہے یہ 4 دن سے جاری ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں مستقل روزگار فراہم کیا جائے اور ہمارا کوٹا جو ہے وہ الگ کیا جائے. ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب کی رسپیکٹ رکھی, سال کا ٹائم دیا, 1 سال کے بعد ہم نے 1 ماہ کی یقین دہانی ریمائنڈر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف جو انتظامیہ ہے ضلعی ان کو دیا, لیکن اس کے باوجود ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو ہم نے مجبوراً سڑکوں کا رخ کیا ہے. جتنے بھی ہمارے ڈیلی ویجز ملازمین ہیں 2014 سے لگے ہوئے ہیں ان کو مستقل کیا جائے. میں بتاتا چلوں, ہم ایسی مطالبہ ہوا میں نہیں کر رہے, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو 3000 سیٹیں اکارڈنگ ٹو ڈسیبل کوٹا 3000 سیٹیں پڑی ہوئی ہیں ان کو فل فور اناؤنس کر کے ہمیں مستقل روزگار دیا جائے. یا روزگار دیں یا ہمیں پھر مار دیں. میرے پاس کمپیوٹر کی سکلز ہیں اور کین ورکنگ کی سکلز ہیں اور بہت ساری سکلز ہیں. بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر جو ایم فل ہیں, ماسٹرز ہیں. کیا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سگنلز کے اوپر جا کے اللہ معافی دے مانگنے لگ پڑے.
جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر جو پنجاب بھر سے آئے ہوئے اسپیشل پرسن نبینا افراد ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی نوعیت آئی کہ حکومت نے ہماری بات نہ سنی تو ہم تیل چھڑک کر یعنی خودکشی بھی کر لیں گے۔ جی فی الحال کے لیے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔